चलिए फिर आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में जो हम क्वेश्चन पढ़े हुए थे उसके और आगे का क्वेश्चन कुछ कुछ बच गया है, तो उसको हम देखते हैं क्या क्या है। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। मैं क्वेश्चन को पढ़ती हूँ, आप भी पढ़िए। प्याजे के अनुसार भाषा अन्य संज्ञानात्मक तंत्रों की भांति परिवेश के साथ डैश के माध्यम से ही विकसित होती है। तो जहाँ पे प्याजे आया है और वो क्या है यहाँ पे, संज्ञानात्मक तंत्रों की भांति परिवेश के साथ, मतलब परिवेश मतलब जो वातावरण के साथ किसके माध्यम से विकसित होती है, इसको हम देखते हैं। तो पहला है हमारा अंतःक्रिया, पहला ऑप्शन। दूसरा है सामंजस्य, तीसरा ऑप्शन है अलगाव और चौथा ऑप्शन है टकराव। तो क्या लगता है आपको क्या होगा इसमें से? इसका जो सही आंसर है वो हमारा ए ही होगा, अंतःक्रिया, है ना। क्योंकि जहाँ प्याजे बोलेगा वो परिवेश के साथ मतलब अपने वातावरण के साथ ही वो अंतःक्रिया करके, है ना, वो उस वातावरण में है, उसके बीच में है, भाषा को बोल रहा है बच्चा, उसको सीख रहा है। संज्ञानात्मक तंत्र मतलब वो क्या कर रहा है, अपना बुद्धि को बढ़ा रहा है ना। क्योंकि होता है ना, इन्होंने क्या बोला है, प्याजे जी ने भाषा के बारे में अधिगम और अर्जन करके सीखते हैं। तो भाषा को बच्चा क्या है, अर्जित करके सीखता है, अपने वातावरण के माध्यम से सीखता है ना। तो उसी को ही बोला है कि मेन जो है वो परिवेश के साथ किसके माध्यम से ही विकसित होती है, अंतः क्रिया के माध्यम से। तो इसको हमको ध्यान रखना है। चलिए अब अगले क्वेश्चन में आते हैं। चलिए, भाषा उस ध्वन्यात्मक रूप को दिया जाने वाला नाम है जो कि पहला ऑप्शन है आत्मा की आवाज है, दूसरा ऑप्शन है अभिव्यक्ति का व्यवहार है, तीसरा है हृदय तंत्र की झनकार है और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो आंसर दिख गया है, उपयुक्त सभी है ना। तो हम फिर भी बता देते हैं, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा हमारा डी, उपयुक्त सभी। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है, क्योंकि हमको क्वेश्चन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। भाषा उस ध्वन्यात्मक रूप को दिया जाने वाला नाम है, मतलब भाषा हमको पता है, जो वर्ण है, वर्णों को हम कुछ को बोल रहे हैं तो हमारे मुंह से ध्वनि निकल रहा है ना, वही तो भाषा है। हम जो बात कर रहे हैं एक दूसरे से। तो अब वो आत्मा की भी आवाज है ना। हम अपने अंदर से, मन से जो भी हम बात करते हैं उसको, तभी तो हम दूसरे को अपना फीलिंग को बोल सकते हैं। आत्मा की आवाज है। और जहाँ आवाज मतलब वो क्या है, ध्वनि से रिलेटेड है आवाज मतलब, है ना। अब उसके बाद अभिव्यक्ति का व्यवहार है। अभिव्यक्ति मतलब उसका पर्सनैलिटी, एक एक लड़का या कोई लड़की, मतलब कोई भी एक व्यक्ति है, उसका व्यवहार उसके भाषा से ही पता चलेगा। आप आइए, बैठिए, जाइए, ये सारे शब्दों का उपयोग कर रहे हैं तो हम उसको बोलेंगे अरे वो कितना बढ़िया है, कितना प्यार से बोलता है, कितने प्यार से बोल रहे हैं, और लोग उनको आदर व्यवहार करने आता है, बड़ों का और अपने छोटों का भी, है ना। लेकिन कोई वहीं पे तू तड़ाक से ए तू ये वो करके अगर बोल रहा है तो हम उसको बोलेंगे अरे इसका अभिव्यक्ति जो है वो अच्छा नहीं है, उसका व्यवहार अच्छा नहीं है, ये हम बोलते हैं, है ना। तो वो पता चलता है, वो भाषा से ही पता चलता है। हृदय तंत्र की झनकार है, इसको भी हम क्या बोलते हैं, वो ये भी क्या है, भाषा से ही रिलेटेड है ना। तो ये सारा चीज क्या है, सही है किसके, ये क्वेश्चन से रिलेटेड है, इसलिए डी इसका सही आंसर होगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन में आते हैं। निम्न में से किस सोपान के द्वारा बालक में भाषा का जन्म होता है? पहला ऑप्शन है हमारा जिज्ञासा, दूसरा ऑप्शन है अभ्यास, तीसरा ऑप्शन है अनुकरण और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो क्या लगता है आपको, किसके द्वारा किस सोपान के द्वारा बालक में भाषा का जन्म होता है, मतलब बालक जो है वो भाषा को कैसे सीख सकता है, जन्म कब होता है? जन्म होता है बोला है, भाषा का जन्म होता है। जन्म होता है मतलब हम क्या समझते हैं, कुछ चीज जो पहली बार इस जीवन में आया, है ना, उसी को जन्म। जैसे बच्चे का जन्म हुआ मतलब पहली बार वो बच्चे का मतलब पहली बार वो बच्चा जीवन में आया। इसका जो सही आंसर है वो हमारा हो जाएगा ए, जिज्ञासा, है ना। क्योंकि यहाँ पे बोला है बालक में भाषा का जन्म होता है ना। तो बच्चे के मन में जब बच्चा जो है वो बच्चे के मन में या बच्चा उसका भाषा का जन्म कब होगा, है ना। तो कब होगा, जब बच्चे के मन में जिज्ञासा रहेगा बोलने के लिए, है ना। बच्चा एकदम अपने से कोशिश कर रहा है कुछ कुछ बोलने के लिए, वो नहीं बोल पा रहा है लेकिन फिर भी पा ता मा सा कुछ को बोल रहा है, फिर धीरे से दो वर्ड को बोलना सीख रहा है। तो उसके मुंह से आवाज कैसे निकला, वो भाषा को बोलना सीखा कैसे? क्योंकि उसके अंदर में जिज्ञासा थी। बहुत सब बोल रहे हैं, सब बोल रहे हैं अपने आसपास में, वो हर किसी को बात करते देखता है। हम खुद जब बच्चे से बात करते हैं, इतना छोटा रहता है कि बस वो सुन सकता है, कुछ बोल नहीं सकता, कि फिर भी हम उससे बात करते हैं, है ना। क्यों?
क्योंकि हम उनको अपना भावना बताना चाहते हैं कि हम तुमको कितना प्यार करते हैं, तुम हमारे लिए कितना स्पेशल हो, है ना। ये सारी चीज हम उनसे बात करते हैं, वो हमारी भावनाओं को समझते हैं क्योंकि वो सुन रहे हैं और वो कंटिन्यू हर किसी से यही सब चीज को सुनते हैं। तो उनको भी ना वही चीज करने की इच्छा होती है ना। जैसे बोलने का सेम वैसे बच्चे को चलने का इच्छा होता है। तो कैसे वो गिरता है बच्चा, लेकिन उसके बावजूद उसको चलना ही रहता है, कुछ को भी पकड़ वकड़ के वो चलना सीखता है। सेम वैसे ही कुछ भी टूटा फूटा शब्द को बोल के वो क्या करता है, वो भाषा को बोलना सीखता है ना। तो जन्म कब हो रहा है, सबसे पहले जब उसके मन में जिज्ञासा रहेगी, इच्छा रहेगी उस चीज को बोलने की, है ना। तो यही इसका सही आंसर है। देखिए क्वेश्चन को कैसे घुमा दिया है, बालक में भाषा का जन्म होता है ना। तो भाषा का जब जन्म होगा तो सिर्फ जिज्ञासा आएगा, क्योंकि अभ्यास से तो वो भाषा में माहिर होगा और बोलने के लिए, है ना। अनुकरण करेगा तो भी वो भाषा को सीखेगा। लेकिन यहाँ पे भाषा को सीखता है बोलते हैं ना, तब ये सही सब ये जो उपयुक्त सभी है ना, ये आंसर एकदम सही रहता, ये डी वाला। अगर भाषा सीखता है बोलता तो, लेकिन भाषा का जन्म है इसीलिए जिज्ञासा सही होगा, है ना। इसीलिए हमको क्वेश्चन को पढ़ना और क्वेश्चन को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे ही हम क्वेश्चन को समझ गए तो हमको आंसर एक बार में समझ में आ जाएगा कि यही ही होगा और कुछ तो होगा ही नहीं, है ना। चलिए फिर अगले क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ दो क्वेश्चन एक साथ ले ली हूँ मैं। चलिए देखते हैं ये वाला पहले, मातृभाषा वाला। मातृभाषा से अभिप्राय है, तो मातृभाषा से क्या अभिप्राय है? क्षेत्र विशेष की भाषा, माँ के द्वारा बोले जाने वाले शब्द, तीसरा ऑप्शन है परिजनों की भाषा, और डी है वातावरण की भाषा। तो क्या लगता है आपको कौन सा इसका आंसर होगा? हाँ, इसका सही आंसर बी है, माँ के द्वारा बोले जाने वाले शब्द, है ना। चलिए फिर अगले क्वेश्चन में आते हैं। 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है क्योंकि इस तिथि को 1949 में हिंदी भारत की राजभाषा बनी, जिसका उल्लेख है। याद है मैं ये लिखवाई थी आपको, बोर्ड में लिखवाई थी ये वाला को मैं। तो इसमें अनुच्छेद एक है इसमें से, है ना। तो चलिए हम ऑप्शन पढ़ते हैं। अनुच्छेद 21A में, अनुच्छेद 443 में, अनुच्छेद 334 में, अनुच्छेद 343 में। तो क्या है इसमें से? एक ही को ही मैं लिखाई थी कि वो इस अनुच्छेद में इसका बात हुआ है करके। डी वाला ही है, अनुच्छेद 443 में, है ना। देखिए आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया था, है ना, जिस टाइम उस टाइम आप बोर्ड में खुद से मतलब पढ़ रहे थे वहां पे, जब बोर्ड में हम लोग इसका किए थे ना, ये हिंदी भाषा वाला पेडागोजी का। तो उसमें लिखाई थी मैं भाषा के बारे में। तो हम लोग ऐसे ही जब कुछ कुछ को पढ़े रहते हैं ना दी, तो हमको समझ में भी आते जाता है, थोड़ा हिंट हो जाता है जब हम पढ़ते रहते हैं। तो सेम वैसे इतना सारा आप टेस्ट दिला रहे हो, वहाँ एग्जाम में जब आप बैठेंगे तो आपको खुद को और मतलब बार बार फिर वो पुराना चीज आपको याद आएगा ना कि अरे ये तो ये मैं पढ़ी थी, दिखती हूँ और क्वेश्चन को पढ़ के क्या पता इसमें कुछ और चीज पूछ रहे हैं तो, लेकिन मैं नहीं समझ पा रही करके आप दोबारा पढ़ोगे तो आपको फटाक से फिर वो याद आ जाएगा, है ना। हाँ, ये बहुत अच्छा गैस किया आप, ये एकदम सही आंसर है ना, इसका सही आंसर डी ही है। चलिए फिर अगले क्वेश्चन में आते हैं। हम लोग भाषा व्यवहार को निरंतर बनाए रख पाते हैं, इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। पहला ऑप्शन है भाषा का गतिशील होना, दूसरा ऑप्शन है भाषा का व्यवहारिक होना, तीसरा ऑप्शन है भाषा बिंब का बनना, और चौथा ऑप्शन है भाषा का उपयोगी होना। इसका जो सही आंसर है वो हमारा हो जाएगा ये सी वाला हो जाएगा, भाषा बिंब का बनना, है ना। जैसे हम लोग को प्रतिबिंब पढ़ते थे, याद है जी? प्रतिबिंब, प्रतिबिंब मतलब क्या होता है, उसका इमेज बन जाता है। जैसे हम आईने के सामने जानते हैं तो हमारा प्रतिबिंब बनता है ना आईने में, है ना। तो मतलब वो कंटिन्यू हमारा ही छाया उसमें पड़ रहा है ना। तो सेम वैसे ये क्या है, जैसे हम लोग जब भाषा व्यवहार को निरंतर बनाए रख पाते हैं, मतलब ऐसा तो नहीं है कि अरे मैं शनिवार रविवार को बस बोलती हूँ, मेरा भाषा उसी दिन बस याद आता है, उसके बाद और बाकी का 4 दिन गायब हो जाता है, ऐसा तो नहीं है। हम कंटिन्यू बोल सकते हैं, जब हमारा मन है तब हम बोल सकते हैं, है ना। मतलब भाषा का जो व्यवहार है उसको निरंतर बनाए रखने के लिए सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है वो ये है, भाषा बिंब का बनना। चलिए अब अगले क्वेश्चन में आते हैं। कौन सी विधि सबसे प्राथमिक भाषा उपागम कहलाती है? पहला है अनुकरण विधि, दूसरा है व्यतिरेकी विधि, तीसरा है व्याकरण अनुवाद विधि, और चौथा है ध्वन्यात्मक विधि, है ना। तो कौन सी विधि सबसे प्राथमिक भाषा उपागम कहलाती है? अनुकरण विधि, जैसे मैं भी बताई बच्चे वाला, वो अनुकरण सबको देख देख के सीखता है बच्चा, उसके अंदर जिज्ञासा आती है, इच्छा होता है उसको
बोलने का, है ना, फिर वो देख के अनुकरण करके उसको सीख जाता है बोलना। अब यहाँ पे देखते हैं, एक शिक्षक अपने बालकों को पायो जी मैंने उपयोग में लाए, लाएगा ऐसा करके बोला है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ हो गया लग रहा है, लाएगा, है ना। अपने बालकों को पायो जी मैंने उपयोग में लाए। अब यहाँ पे जैसे हमको ये वाला देखना है ना, पायो जी मैंने, हमको पता है ये किस चीज का है, ये पायो जी मैंने राम रतन धन पायो वाला एक कोई गाना था ना, ये एक भजन भी है इसका, है ना। तो उसके बाद फिर उसी को ही हमको ध्यान में रखना है, क्योंकि यही वाला लाइन को, यही हमारा कीवर्ड है। अब यहाँ पे हम देखते हैं आंसर, मतलब जो ऑप्शन है उसको देखते हैं क्या है। पहला ऑप्शन है हमारा भाषा संसर्ग उपागम, दूसरा ऑप्शन है हमारा व्यतिरेकी उपागम, तीसरा ऑप्शन है हमारा ध्वन्यात्मक उपागम, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। आपको एक बार में देख के समझ में आ जाएगा इसका आंसर कौन सा है, हमको बस इसी को ध्यान में रखना है, पायो जी मैंने वाला, है ना। तो क्या लगता है आपको, ये किससे रिलेटेड है, ये चारों टाइप का है ना, गाना है या भजन है। तो जिससे ध्वनि उत्पन्न हो रहा है, तो वो ध्वनि उत्पन्न हो रहा है तो वो क्या होगा, ध्वन्यात्मक होगा, ऐसा हमको समझना है। हाँ हाँ हाँ, ऐसा है। ध्वन्यात्मक मतलब ये ध्वनि से ही रिलेटेड है दी, ये ना, इसको आपको देख के यही समझना है, ये ध्वन्यात्मक मतलब ना, ये ध्वनि से ही रिलेटेड है ये वाला, है ना। हाँ हाँ, ऐसे ही समझना है आपको। चलिए फिर अगले क्वेश्चन में आते हैं, ये समझ में आया ना आपको ये वाला। हाँ, अभी भले ना आपको पहली पहली बार, जैसे हर सब्जेक्ट का जब हम शुरू शुरू में पढ़ते हैं ना, तब हमको भले थोड़ा टफ लगता है, लेकिन जब उसको बार बार क्वेश्चन को हम, और मतलब अभी तो और क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, है ना, यही चैप्टर का, मतलब जैसे हिंदी पेडागोजी का, फिर संस्कृत का, तो बार बार जब उसी को करते हैं ना, तो फिर हमको और प्रैक्टिस होते जाता है उसका। चलिए फिर अगले क्वेश्चन में आते हैं। शिक्षण विधि शिक्षक कार्य में सहयोग करती है। शिक्षण विधि मतलब वो सारी विधियां, है ना, आगमन विधि, निगमन विधि, उसको ही तो शिक्षण विधि बोलते हैं, है ना। तो वो जो सारी विधियां हैं, वो शिक्षण कार्य में सहयोग करती है। तो पहला ऑप्शन है लक्ष्य प्राप्ति में, दूसरा ऑप्शन है उद्देश्य प्राप्ति में, तीसरा ऑप्शन है कभी लक्ष्य कभी उद्देश्य प्राप्ति में, और चौथा ऑप्शन है लक्ष्य प्राप्ति तथा उद्देश्य पूर्ति में। क्वेश्चन को एकदम अच्छे से समझे हैं, है ना। और यहाँ पे कीवर्ड, यहाँ पे शिक्षण विधि ही था। शिक्षण विधि को उपयोग करके हम क्या करते हैं, बच्चों को उद्देश्य प्राप्ति करवाते हैं, है ना। हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा उद्देश्य बच्चों को पढ़ाना, और शिक्षण विधि का उपयोग करके पढ़ाना, है ना। तो ये क्या है हमारा उद्देश्य प्राप्ति में, है ना। शिक्षण कार्य में सहयोग करती है, किस में सहयोग करती है, उद्देश्य प्राप्ति में। चलिए अब अगले क्वेश्चन में आते हैं। अच्छा, यहाँ पे दो क्वेश्चन है। भाषा बिंब की उपयोगिता है। पहला ऑप्शन है भाषा व्यवहार में, दूसरा भाषा स्थायित्व में, तीसरा ऑप्शन है भाषा विकास में, और चौथा है उपयुक्त सभी। तो क्या लगता है आपको कौन सा होगा, सही आंसर है वो डी ही होगा, उपयुक्त सभी, है ना। ये उसमें जो भाषा बिंब की उपयोगिता है वो सबके लिए है ना, वो जो भाषा बिंब की उपयोगिता व्यवहार में भी होगी, स्थायित्व में भी, और विकास में भी। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन में आते हैं। अंतर्निहित भाषा दक्षता का संबंध डैश के साथ है। पहला ऑप्शन है जीन प्याजे, दूसरा ऑप्शन है नॉम चॉम्स्की, तीसरा है वाइगॉत्स्की, और चौथा है बर्नार्ड शॉ। क्या लगता है आपको कौन सा होगा। देखिए इसमें डी वाला तो हमको पता है, डी वाला हम पढ़े ही नहीं है, तो ये तो होगा ही नहीं, है ना। सही आंसर है वो बी हो जाएगा, नॉम चॉम्स्की। इसका सही आंसर नॉम चॉम्स्की होगा, हाँ, क्योंकि अंतर्निहित भाषा दक्षता का संबंध बोल रहा है ना। और हमको, आपको याद है नॉम चॉम्स्की वाला हम लोग क्या क्या पढ़े थे, नॉम चॉम्स्की के बारे में, उनका वैज्ञानिक सोच, और यूनिवर्सल ग्रामर था उनका, है ना। हाँ हाँ, आप कहीं भी चले जाओ पूरी दुनिया में, सब तरफ ग्रामर का नियम जो है वो एक जैसा ही रहता है ना, सार्वभौमिक व्याकरण जिसको बोलते हैं। तो वो सबको हमको याद रखना है इनके बारे में। और एक ये है कि भाषा दक्षता का संबंध किसके साथ है, नॉम चॉम्स्की के साथ है, इसको भी हमको ध्यान रखना है। जिन प्याजे बोलता है तो वही संज्ञानात्मक, अंतःक्रिया, ये सब बोलता है, लेकिन यहाँ अंतर्निहित का बात कर दिया है ना। और वाइगॉत्स्की का तो आपको पता है, सामाजिक, ये वो ऐसा करके जोड़ता ही, तब हमको पता चल जाता कि वो वाइगॉत्स्की है ना। और ये तो हमको पढ़े ही नहीं है, तो हमको नहीं पता है ये। हाँ, अब यहाँ देखते हैं कौन सा एक अन्य से भिन्न है। अब यहाँ पे देखते हैं कोई भी एक जो है वो अलग है बाकी सबसे, ये तो बता देंगे आप, लग रहा है मेरे को एक बार में। देखते हैं, पहला है श्रवण कौशल,
दूसरा है वाचन कौशल, तीसरा है पठन कौशल और डी है उच्चारण कौशल। तो क्या लगता है आपको कौन सा इसका आंसर होगा, कौन सा आंसर सही है इसमें से, कौन सा? उच्चारण कौशल। हाँ, डी हमारा क्या है, उच्चारण कौशल, है ना। क्योंकि हम तो उच्चारण पढ़े ही नहीं, हम पढ़े हैं LSRW पढ़े हैं हम, है ना। तो उसमें तो उच्चारण कहीं भी नहीं आता है, तो इसलिए इसका जो अलग जो है इसमें से वो उच्चारण अलग है। सही आंसर हमारा डी वाला हो जाएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन में आते हैं, ये वाला हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का। कौन सी विधि को स्व संशोधन विधि भी कहते हैं? अब ये देखिए, इसको हम नहीं पढ़े हैं लेकिन ये क्वेश्चन जानबूझ के मैं लेके आई हूँ क्योंकि ऐसा टाइप का क्वेश्चन भी वो पूछ सकता है, तो हमको एक आध बार ऐसी नाम याद होना चाहिए, है ना, अगर कहीं पूछ दिया तो हम कंफ्यूज ना हो। कौन सी विधि को स्व संशोधन, तो आप स्व संशोधन का पहले मतलब हम समझ लेते हैं। स्व संशोधन मतलब, पहले संशोधन का मतलब अब हमको यहाँ पे समझना है। संशोधन मतलब क्या होता है, कोई भी काम किया गया है ना, तो कोई भी काम में कुछ गड़बड़ी है तो उसको और एक लेवल और अच्छा बनाना, है ना, उसमें सुधार करना, कुछ गलती है तो। और स्व संशोधन का मतलब क्या है, स्व संशोधन का मतलब ये है कि खुद से ही उसको सुधार करना। आप अगर कुछ काम किए हैं, मैं अगर कुछ काम करी है, मेरे को समझ में आया कि मैं इसमें ये गलती कर दी हूँ, है ना, ये गलती तो मेरे को नहीं होना चाहिए था। अगर मैं गलती नहीं करी तो मेरे को ये जरूर पता है कि मैं इसको और अच्छा कर सकती हूँ, और इसको मैं अच्छा बना सकती हूँ, मैं और अच्छे तरीके से पढ़ा सकती हूँ, तो उसको क्या करना, और संशोधित कर देना, है ना। तो उसको स्व संशोधन विधि। अब यहाँ पे देखते हैं स्व संशोधन विधि को और क्या बोलते हैं, है ना, यहाँ पे यही चीज को बोला है। तो यहाँ पे देखते हैं क्या है ये, इसको जो आंसर है वो बी हो जाएगा, जैको टॉट, है ना। क्या हो जाएगा यहाँ पे, जैको टॉट। हाँ, अब यहाँ पे एक चीज को कीवर्ड से ना हम यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि हम कैसे याद रखेंगे कि जैको टॉट इसका सही आंसर है। जैसे कि मैंने बताया, स्वयं संशोधन मतलब खुद का संशोधन करना, मतलब खुद से बातें करना, बोलना, है ना, या खुद को पढ़ाना। हम अपने आप से बात करके कभी बोलता ना अपने आप को, अरे तू ऐसा क्यों कर रही है, ये नहीं करना था, ये करना था, है ना। मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम खुद को पढ़ा रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑप्शन में हमारा मतलब जो हमारा आंसर है जैको टॉट, तो यहाँ पे टॉट को हम याद रखेंगे। टीच का ही सेकंड जो फॉर्म है वो टॉट होता है ना, टीच का। टीच मतलब होता है पढ़ाना, जो टीचर है ना, टीच का। तो उसी का ही सेकंड फॉर्म टॉट होता है, टॉट मतलब भी पढ़ाना है, तो हम ऐसे याद रख सकते हैं, जैको टॉट। मतलब समझ लीजिए एक कोई टीचर है जिसका नाम जैको है, ऐसे समझ लीजिए, है ना। तो हम उसको ऐसे याद रख सकते हैं, जैको टॉट मतलब क्या, खुद को संशोधित करना, स्व संशोधन विधि। खुद को संशोधित करने की विधि क्या कहलाती है, जैको टॉट विधि कहलाती है। हम ऐसा याद कर सकते हैं उसको। तो आज का जितना भी क्वेश्चन हम पढ़े हैं उसको अब एक बार और प्रैक्टिस करिएगा, सारा क्वेश्चन को, है ना। और इसमें कोई चिंता वाला बात नहीं, ये नहीं बना वो नहीं बना करके, क्योंकि ये सब बन जाएगा, क्योंकि अभी ही तो हम स्टार्ट किए हैं, है ना, सारी चीजों को। तो हम जब बार बार ये क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे ना, तो हमको और अच्छे से सारी चीजें क्लियर होती जाएगी, सब समझ में आते जाएगा। बस हमको कंटिन्यू पढ़ते रहना, बस अपना टाइम को निकाल के ना हमको थोड़ा थोड़ा कहानी जैसे उसको पढ़ते रहना, हमको छोड़ना नहीं है बीच में लय को, है ना। चाहे वो टेस्ट वाला हो चाहे वो थ्योरी वाला हो, दोनों को पढ़ना है।